यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अब नेटो देशों को ज्वाइन करने की अपनी जिद को छोड़ दिया है और अब वो धीरे धीरे रशिया की शर्तों को मानने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो अब बड़ा सवाल यह है कि अगर उन्हें ये शर्तें आखिरकार माननी ही थी तो उन्होंने यूक्रेन के लोगों को इस तरह युद्ध में क्यों झोंका। रशिया ने युद्ध विराम के लिए जो 4 शर्तें रखी थीं उन पर जेलेंस्की अब बात करने के लिए तैयार हो गए हैं। जेलेंस्की ने कहा है कि वो अब इस बात को समझ चुके हैं कि नेटो रशिया के साथ टकराव से डरता है और इसीलिए वो यूक्रेन को अपना सदस्य देश नहीं बनाना चाहता। इसलिए यूक्रेन ने तय किया है कि वो नेटो देशों को ज्वाइन करने की भीख नहीं मांगेगा। मतलब युद्ध विराम के लिए पुतिन ने जो पहली शर्त रखी थी उस पर जेलेंस्की ने एक तरह से अपनी सहमति दे दी है। अब बड़ी बात यह है कि जेलेंस्की को यह बात इतनी देर से क्यों समझ में आई। ये बात तो उन्हें पहले दिन से समझ में आ जानी चाहिए थी और यहीं पर एक अनुभवी नेता और एक गैर अनुभवी नेता के बीच का फर्क लोगों को समझ में आता है। रशिया ने दूसरी शर्त यह रखी थी कि जेलेंस्की पूर्वी यूक्रेन के दोनियस्क और लुहांस्क क्षेत्र को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दें और जेलेंस्की इस बात पर भी अब बातचीत के लिए तैयार हैं। तीसरी शर्त थी कि यूक्रेन क्राइमिया पर रशिया के नियंत्रण को सैद्धांतिक मंजूरी दे और यह स्वीकार करे कि वो क्राइमिया पर अब कभी अपना दावा नहीं करेगा और इस मांग पर भी जेलेंस्की ने पुतिन से बात करने की सहमति जताई है। और चौथी मांग रशिया ने की थी कि जेलेंस्की अपनी सेना को सरेंडर करने के लिए कहें और जेलेंस्की इसके लिए भी तैयार हो गए हैं। वैसे सच ये है कि वो तैयार नहीं भी होंगे तो आज नहीं तो कल उनकी सेना को सरेंडर तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि यूक्रेन की जो सेना है वो रशिया की सेना का मुकाबला कर नहीं सकती। वो सिर्फ इस युद्ध को लंबा खींच सकती है, 2-4 दिन और लंबा खींच सकती है अपनी बहादुरी से, लेकिन वो जीतने की स्थिति में नहीं है। इसके अलावा रशिया की तरफ से ऐसे भी संकेत दिए गए हैं कि वो युद्ध विराम लागू करने पर विचार कर सकता है। रशिया ने स्पष्ट किया है कि उसका मकसद यूक्रेन की मौजूदा सरकार और राष्ट्रपति को सत्ता से हटाना नहीं है और रशिया यूक्रेन को एक स्वतंत्र राष्ट्र मानता है। यानी रशिया यह कह रहा है कि वो यूक्रेन पर अपना कब्जा नहीं चाहता। यूक्रेन आजाद है और आजाद ही रहेगा। अब बड़ा सवाल यह है कि जब जेलेंस्की को ये सारी शर्तें आखिरकार माननी ही थी तो उन्होंने अपने देश को युद्ध की आग में क्यों धकेल दिया। क्योंकि जेलेंस्की ने नेटो को लेकर जो रुख अपनाया है, अगर वो यही सोच पहले दिखाते तो शायद ये युद्ध शुरू ही नहीं होता और यूक्रेन के हजारों लोग, लाखों लोग एक तो वहां से भागकर नहीं जाते और हजारों लोगों की जान बच जाती। जेलेंस्की से गलती यह हुई कि उन्होंने उन पश्चिमी देशों पर जरूरत से ज्यादा विश्वास कर लिया जो कभी विश्वास के योग्य है ही नहीं। आज युद्ध को 14 दिन बीत चुके हैं और इन 14 दिनों में यूक्रेन ने अमेरिका और नेटो से जो भी मदद मांगी उससे इन देशों ने केवल इनकार किया। ये सारे देश वो हैं जो जेलेंस्की को ये कहते रहे कि आप हमसे पैसा ले लीजिए जितना चाहे, लेकिन हमसे लड़ने के लिए मत कहिए, हम लड़ेंगे नहीं। हम आपको पैसा दे सकते हैं, आप पैसे से देख लीजिए आपको क्या खरीदना है और हथियार खरीद लीजिए, लेकिन आप खुद लड़िए, हम नहीं लड़ेंगे। और जेलेंस्की इस गलतफहमी में जीते रहे कि शायद नेटो देशों की जो सेनाएं हैं वो उनके बचाव के लिए आ जाएंगे। वो इंतजार करते रह गए, 14 दिन बीत गए, कोई नहीं आया। इससे जेलेंस्की की नेतृत्व क्षमता और उनकी कार्यशैली पर सवाल उठते हैं। जेलेंस्की को ऐसा लग रहा था कि अगर रशिया ने यूक्रेन की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो अमेरिका और दूसरे देश, पश्चिमी देश अपनी सेनाएं लेकर यूक्रेन पहुंच जाएंगे और फिर वो यूक्रेन की रक्षा करेंगे। लेकिन इन देशों ने ऐसा कुछ नहीं किया और जेलेंस्की के लिए इससे बड़ा अपमान हो नहीं सकता कि जिस नेटो पर भरोसा करके उन्होंने रशिया के खिलाफ युद्ध लड़ने का जोखिम उठा लिया, उसी नेटो ने आज ये कह दिया कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे रशिया को ये लगे कि वो देश भी इस युद्ध में शामिल है। यानी जेलेंस्की ने फैसले लेने में कई बड़ी गलतियां की, उनके आकलन में बहुत गलती हुई और शायद ये एक बड़ा कारण ये है कि उनके पास वैश्विक राजनीति और कूटनीति का लंबा अनुभव नहीं है। वो असल में एक एक्टर हैं, एक कॉमेडियन है, अपना काम तो बखूबी जानते हैं, लेकिन राजनीति, डिप्लोमेसी एक अलग चीज होती है। अगर उनके पास ये अनुभव होता तो शायद वो यूक्रेन के इतिहास से सीख लेते और नेटो पर कभी भरोसा नहीं करते, क्योंकि नेटो के इन्हीं देशों ने बुडापेस्ट मेमोरेंडम के दौरान यूक्रेन के परमाणु हथियारों को नष्ट करवा दिया था और फिर इस समझौते की शर्तों का उन्होंने खुद पालन नहीं किया। शर्त यह थी कि भविष्य में कभी यूक्रेन पर हमला हुआ तो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश यूक्रेन की रक्षा करेंगे। लेकिन इन देशों ने क्या किया वो सब आपके सामने है। अमेरिका और पश्चिमी देशों की कड़वी सच्चाई यह है कि इन देशों ने आज यूक्रेन को यूरोप का नया अफगानिस्तान बनाकर छोड़ दिया है।
आज पूरी दुनिया में रशिया इकलौता ऐसा देश है जो इस समय सबसे ज्यादा आर्थिक और दूसरे प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। यानी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सैंक्शंस और प्रतिबंध इस समय रशिया पर लगे हुए हैं, जबकि अमेरिका के मामले में अगर चीन जैसे देश को छोड़कर किसी और देश ने उस पर कभी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। और यह स्थिति तब है जब अमेरिका गलत आरोप लगाकर दुनिया के 15 देशों को कम से कम युद्ध में बर्बाद कर चुका है, और वो ऐसा 5 बातों के आधार पर करता है। तो आज ये जो बात हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि रशिया अपने आप को पूरी दुनिया का सरपंच समझता है, और वो समझता है कि उसे ये पूरा अधिकार है कि वो किसी भी देश पर प्रतिबंध लगा सकता है। वो दूसरे देशों में क्या कहकर घुसता है, देखिए। पहला कहता है कि वो लोकतंत्र की बहाली के लिए, आपकी स्क्रीन पर आएगा, आप देखते जाइए, लोकतंत्र की बहाली के लिए। दूसरा कहता है मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए। तीसरा, केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन्स होने का खतरा बताकर देशों पर गलत आरोप लगा देता है। चौथा है किसी देश के परमाणु कार्यक्रम को दुनिया की शांति के लिए खतरा बताता है। और पांचवा है आतंकवाद को रोकने के लिए। इन 5 आधारों पर अमेरिका दुनिया के कई देशों में घुसकर उन्हें बर्बाद कर चुका है। उन्हें बर्बाद कर चुका है अमेरिका, और अफगानिस्तान और इराक जैसे देशों में उसने अपनी सेनाएं भेजकर वहां युद्ध जैसे हालात पैदा किए। जबकि सच यह है कि अमेरिका ने इन देशों में जिन बातों को आधार बनाकर अपने सैनिक भेजे थे वो बातें कभी सच साबित हुई नहीं। उदाहरण के लिए अमेरिका ने कहा था कि इराक में सद्दाम हुसैन ने केमिकल वेपन्स विकसित कर लिए हैं जो दुनिया की शांति के लिए खतरनाक हैं, और इसी आधार पर उसने इराक पर हमला कर दिया, सद्दाम हुसैन को फांसी पर चढ़ा दिया। लेकिन आज तक ये बात साबित नहीं हुई कि इराक के पास केमिकल वेपन्स कभी थे भी या नहीं। अब बड़ा सवाल है कि क्या किसी देश ने या संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए अमेरिका पर कभी भी किसी तरह का प्रतिबंध लगाया? जवाब है, इन मुद्दों पर किसी भी देश ने कभी भी अमेरिका पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। ना अमेरिका के खिलाफ कभी कोई एक्शन हुआ। आपको याद होगा पिछले साल काबुल में अमेरिका की सेना के एक ऑपरेशन में 9 बेकसूर नागरिक मारे गए थे एक ड्रोन अटैक में। तब भी संयुक्त राष्ट्र ने इसके लिए अमेरिका को मानव अधिकारों के उल्लंघन का दोषी नहीं माना, जबकि अमेरिका ने पहले ये कहा कि ये सारे लोग आतंकवादी थे और उन्होंने मार दिया। बाद में पता चला कि ये सारे लोग बेकसूर थे और ये वहां के सिविलियंस थे, एक ही परिवार के सदस्य थे जिन्हें उन्होंने गलती से मार दिया। लेकिन किसी भी संस्था ने अमेरिका के खिलाफ कोई ना तो प्रतिबंध लगाया ना ही उनके खिलाफ एक्शन लिया। जो बात आज पॉइंट हम आपके सामने रख रहे हैं वो ये है कि अमेरिका तो दूसरे देशों पर तुरंत प्रतिबंध लगा देता है, सैंक्शन लगा देता है। भारत पर भी अमेरिका न जाने कितने प्रतिबंध और सैंक्शंस लगा चुका है, आजकल रशिया पर लगा रहा है। लेकिन अमेरिका पर यह पूरी दुनिया गलत चीजें करने के आरोप में कभी भी कोई सैंक्शन या प्रतिबंध क्यों नहीं लगाता? इसका कारण यह है कि यूनाइटेड नेशंस, WHO, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और तमाम ऐसी संस्थाएं, इन सबको अमेरिका और पश्चिमी देशों ने ही बनाया है और फंडिंग भी वहीं से मिलती है। अब सोचिए, जिन संस्थाओं में अमेरिका का प्रभाव इतना ज्यादा होगा वो अमेरिका पर प्रतिबंध कैसे लगाएंगी? इसलिए हम बार बार कहते हैं ये सारे लोग आपस में मिले हुए हैं। उदाहरण के लिए रशिया ने अब आरोप लगाया है कि यूक्रेन में ऐसी 30 लेबोरेटरीज हैं जहां यूक्रेन की सरकार अमेरिका की मदद से बायोलॉजिकल वेपन्स बना रही थी, और खुद अमेरिका ने इस बात को माना है कि यूक्रेन में उसकी फंडिंग से बायोलॉजिकल लैब्स चलाई जा रही हैं जहां केवल रिसर्च की जाती थी। अब सोचिए, अगर इस तरह की लैब्स रशिया की मदद से बेलारूस या सीरिया जैसे देशों में कहीं चल रही होती तब अमेरिका क्या करता? अमेरिका इन लैब्स को दुनिया के लिए खतरा बताता और वहां अपनी सेना भेजकर तुरंत युद्ध शुरू कर देता। चिंताजनक बात यह है कि अमेरिका और रशिया दोनों एक दूसरे के पास बायोलॉजिकल वेपन्स होने का आरोप लगा रहे हैं, और पूरी दुनिया में यह बात कही जा रही है कि अगर भविष्य में इस तरह के वेपन्स इस्तेमाल होते हैं तो ये दोनों देश एक दूसरे पर आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारी से बच जाएंगे और दुनिया को कोविड जैसी महामारी का फिर से सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम वापस लौटें ज़ेलेंस्की के बारे में, तो ज़ेलेंस्की की आज जो ज़ेलेंस्की ने कॉम्प्रोमाइज के संकेत दिए हैं उससे 3 बात पता चलती हैं। एक ये कि ज़ेलेंस्की का जो उनके जो नेतृत्व क्षमता है वो कमज़ोर है, वो नेतृत्व ठीक से नहीं कर पा रहे हैं और उनकी रणनीति कमज़ोर थी। दूसरी बात यह पता चलती है कि अमेरिका जो है वो
अब सुपर पावर के तौर पर अपनी जो ताकत है उसे खो रहा है। और तीसरी बात जो पता चलती है वो ये कि आप नेटो और अमेरिका पर कभी भी विश्वास नहीं कर सकते। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.